जय हिंद दोस्तों, ये केमिस्ट्री क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 1 वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज के बारे में और डिस्कवरी कैसे हुई थी। प्लस इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स को पहले किसने डिफाइन किया, फिर जॉन डाल्टन कौन थे जिन्होंने थ्योरी दी, इसके बारे में पता करने जा रहे हैं। और इसके पहले हम लोग सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 1 मतलब क्लास 11 का चैप्टर 1 उसके बारे में पूरी वीडियो बना चुके हैं। आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर है। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 के बाद सेकंड चैप्टर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में समझते हैं। एटोमियो, एटोमियो ये एक वर्ड था, इसको ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर ने 600 BC में बताया हुआ था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने इसके बारे में बताया हुआ था, ऐसा नहीं था कि मुगल्स ने इसके बारे में बताया हुआ था। 600 BC, बहुत साल पुराने ग्रीक और एंशिएंट अपने इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था। उन्होंने मेंशन करते वक्त ऐसा बताया हुआ था कि एटोमियो ये एक ऐसा चीज है कि सब्सटेंस और पार्टिकल कोई भी होता है, उसको सबसे छोटे पार्टिकल से जब आप डिवाइड कर देते हैं, उनके सबसे छोटा पार्ट जिसको अब और डिवाइड नहीं करा सकता, उसको एटोमियो से मेंशन किया गया था अपने इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने। तो इसका ऐसा नहीं कि अभी जानकारी पता चला, बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन अब जाकर के 1890 सेंचुरी में इसके बारे में और डिस्कवरीज जो और फेमस हो रहा है। ठीक है, तो एटोमियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है एटोमियो। एटोमियो इसका मतलब होता है अनकटेबल, इसका मतलब जो और कट नहीं किया जा सकता है, या फिर उसके लिए बोला जाता है नॉन डिविजिबल। ओके, तो इसके बारे में एटोमियो का मतलब ये था। फिर इसमें बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ये चीज समझने के बाद, एटोमियो, एटोमियो इसका मतलब एटम। ये एटम वर्ड किसने दिया था? सबसे पहले इस वर्ड के बारे में किसी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो ब्रिटिश का एक टीचर था, इसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया हुआ था, और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया हुआ था। ओके, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया हुआ था। इसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, एटम जो होता है वो अल्टीमेट पार्टिकल होता है मैटर का। एटम जो होता है अल्टीमेट पार्टिकल होता है मैटर का, मतलब इससे छोटा मैटर का कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। इसको सबसे ज्यादा डिवाइड करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल जो बचता है, दैट इज एटम। इससे ज्यादा छोटा और कुछ नहीं होता था। ये डाल्टन की थ्योरी थी। हालांकि ये डाल्टन की थ्योरी कुछ टाइम बाद प्रूफ रॉन्ग हो गई थी, रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। और डाल्टन की थ्योरी प्रूफ जो रॉन्ग हुई है, उसका मेन रीजंस क्या थे, और डाल्टन की थ्योरी को इतना अप्रूवल मिला क्यों था? तो अप्रूवल मिलने के मेन रीजन थे कि डाल्टन की थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बहुत अच्छे से बता दी गई थी। डाल्टन की थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसके बारे में अच्छे से बता दी गई थी। लॉ ऑफ मल्टीप्रोपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय वेट और बाय वॉल्यूम, दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। इतनी बात तो हम लोग की डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता दी थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इसके बारे में बता दी थी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके बारे में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पा रही थी। वो एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे समझते हैं। जैसे आप घर में कपड़ा ले लो, फर ले लो, या फिर सिल्क का कपड़ा ले लो, उसको रब करो किसी चीज से, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं रबड़ को आप रब करो सिल्क और फर से। तो क्या होता है कि ये रबड़ को जब आप रब करोगे, आपने कभी देखा हो बैलून को रब करोगे, बैलून को किसी पेपर के पास ले जाओ, उसमें स्ट्रेटजिक चार्ज डेवलप हो जाता है और वो अट्रैक्ट करता है चीजें। जिस चीज के बारे में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इस चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाने की वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल होना शुरू हो गई थी। ओके, समझते हैं कि फेल हुई तो फिर क्या हुआ। पहले तो फेल होने का मेन रीजन यही था, ग्लास हो गया, रबर हो गया, एडोनाइट हो गया, इसको हम लोग जब भी रब करते थे सिल्क या रबर से, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता था। इसके बारे में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, इस वजह से ये एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। ओके, तो फिर क्या हुआ, ये एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ये हुआ कि कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करे गए 19 और 20 सेंचुरी में। 19 सेंचुरी को बोला जाता है 1800 से लेकर के 1900 जो बचता है, इसको 1800 मतलब 18 सेंचुरी पूरी खत्म हो चुकी है, 1800 सदी लग चुकी है। अब 1800 से लेकर के 1801 से लेकर के 1900 जो चलेगा वो चलेगा 19 सेंचुरी, और 20th सेंचुरी जो होगी वो 1901 से लेकर के 2000 तक जो चलेगी उसको। तो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में और 19th सेंचुरी के पूरे टाइम में हम लोग के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसे कई सारे करेगा, जिससे ये जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो आई थी, इसके अलावा कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ये प्रूव कर सकते थे कि ग्लास और एडोनाइट जब रब करे जाते हैं सिल्क या फर से, तो उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाता है। इसके बारे में हम समझते हैं। तो इस टाइम का ऑब्जर्वेशन हुए, तो इस पे ये पाया गया कि ऐसा नहीं था कि एटम के अंदर को और डिवाइड किया सकता, एटम के अंदर क्या था उसके बारे में पता किया गया। अब एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में इनसाइट्स पता चले गए। मान लीजिए कोई ये वाला सबसे छोटा पार्टिकल था, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस, ये मान लीजिए पार्टिकल था, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होगा इसके बारे में हम लोग घुस के तो पता नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, तो इसके बारे में केवल और केवल हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाने के लिए किस चीज में फेल हो रहा था, वो फेल हो रहा था इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा था। तो हम लोग इस चीज को जानने के लिए किसके बारे में रिएक्शन करेंगे, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे भी तो हम लोग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे, गैसेस को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करने की बात करेंगे। तो वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे उसके बारे में पता चलेगा इंटरनल के इनसाइट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दैट इज क्लियर, ओके श्योर। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ हम लोगों को एक अंदाजा मिला है कि अंदाजा की अंदर एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, इतनी बात क्लियर होने पर हम लोगों को ये पाया गया एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कई सारे, जिसमें से आपके बारे में भी बताया जाएगा, मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। इज इट क्लियर? नहीं तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। ऐसा हुआ था, देखिए जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, इसमें ये सब बताया, वो सारी चीजों में पास कर गई थी, लेकिन एक चीज में फेल हो गई थी, क्या? ग्लास और यूनिट डेवलप किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहां से मिला पर उसके बारे में नहीं बता पा रही थी। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसके बारे में नहीं बता पा रही है, तो हम लोगों ने उससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब गैस का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। उससे हम लोगों को इनसाइट्स मिली एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में। जब एटम के अंदर इनसाइट मिली तो हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिफाइन करे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको मेंशन किया गया। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर भी सब एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनमें हम लोग तीन चीजें बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको किसने किसने दिया, इसको याद करने की सिंपल सी टेक्निक है, यहां पर लिख के दिखाता हूं। आप ये याद करें, ईट पर नाच, ईट पर नाच, ईटे पर नाचो, ये समझ लो डायलॉग। इसे याद करने के लिए कहते हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन। इसको किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने इसके बारे में दिया था। पी बोले तो प्रोटॉन, इसको किसने दिया था? आर मतलब रदरफोर्ड ने दिया था। नाच, एन बोले तो न्यूट्रॉन, जो कि चैडविक ने दिया था। ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दी है। एन बोले तो न्यूट्रॉन, सीएच बोले किसने दिया था? चैडविक ने दिया था। इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा, प्रोटॉन के बारे में पूरा, न्यूट्रॉन के बारे में पूरा, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी तब भी बता दूंगा। लेकिन ये मैंने एग्जांपल बता दिया, एग्जांपल नहीं ट्रिक बता दी, इससे याद रखना। ईट पर नाच, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन से थॉमसन आता है, ये थॉमसन। नाच, नाच में न्यूट्रॉन का चैडविक आता है। पर क्या हो गया? प्रोटॉन से रदरफोर्ड। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और कैसे से पता किया गया था। और इसको समझने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको समझने के लिए बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आपने 9th 10th में पढ़ी भी हुई है। क्या कि जो लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होते हैं या अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे समझने की बात करेंगे। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आगे बारे में। तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने के लिए आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में आपने 9th and 10th में पढ़ा हुआ होगा, तो वहां पर आपको ये बात बताई गई थी कि इलेक्ट्रोड और कुछ नहीं, मेटेलिक आयंस की शीट्स होती हैं जिनसे आप चार्ज का आदान प्रदान करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रहे होते हैं जनरली। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप आदान प्रदान कर रहे होते हैं या फिर किसी भी आयरन रॉड को पुट करके कर रहे होते हैं तो कैथोड और एनोड होता है। कैथोड मेनली जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाले को बोला जाता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाले को बोला जाता है। उन्हीं को इलेक्ट्रॉन से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। वही चीज आयंस की बात करेंगे तो कैटायंस वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायंस वो होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कैथोड एनोड के बाद ये मान लीजिए आपने समझ गए कि ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया? एनोड हो गया। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर नाम बताया था कैथोड रे का डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इस कैथोड रे से इधर की तरफ मूवमेंट हो रही होगी, इसी को लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कैथोड रे डिस्चार्ज, एनोड रे डिस्चार्ज नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कैथोड से मूवमेंट हो रही है। अच्छा, इसको पूरा कराने के लिए दो चीजें कंपलसरी होती है, दो चीजें मस्ट होती हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना। पहला यहाँ का प्रेशर जो होना चाहिए बहुत लो होना चाहिए, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। प्रेशर लो कब होता है? जब वहां पर वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? वैक्यूम पंप से यहाँ का पूरी जितनी चीजें थी सबको बाहर निकाले, या आपने वैक्यूम पंप देखा है, वैक्यूम पंप से हमने बाहर निकाल दिया। फिर सेकंड इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको हाई वोल्टेज देना चाहिए। हाई वोल्टेज के लिए हम लोग ने सप्लाई इसकी हाई वोल्टेज की दे देंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं हाई वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड कर दी गई है।
ये ग्लास की ट्यूब होती है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बनी हुई है ऐसे पूरी, ये ग्लास की ट्यूब होती है। ऊपर वैक्यूम पंप से इसका प्रेशर कम कर दिया गया है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करके हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी को हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। अब ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इतनी नहीं, इसके आगे बात करते हैं, इसको परफोरेटेड एनोड के साथ लगा दी जाए। मतलब यहाँ पर आपने चार्ज सब कुछ करा, मान लीजिए सारा आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, वैक्यूम करा, फिर इसके पता नहीं चलेगा मूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। जनरली हम लोग की आंखों से दिख नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन की हम लोग डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को आंखों से देख नहीं सकता, आंखों से नहीं दिख सकता है, तो हम लोग ऐसे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ और करेंगे साइंस का यूज करते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फास्फोरेट सीड या फिर फ्लोरेसेंट सीड को यूज करा जाएगा, उसमें जिंक सल्फाइड से बनती है जो कि, और उसमें हम लोग इन रेस का मूवमेंट कराते हैं। ये रेस जब, या फिर रेस बोले फिर इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल्स बोलिए, ये जब जाकर के उससे टकराते हैं तो वहां पर एक ब्लैकिश या फिर डार्क कलर का या फिर ग्रे कलर का शेड छोड़ जाएंगे, पोर्शन ब्राइट स्पॉट छोड़ जाएंगे उस शीट पे। तो उससे हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर किसी चीज का मूवमेंट हुआ था, ये समझना पड़ेगा। ओके, अब क्या हुआ है, ये कैथोड रे डिस्चार्ज जो कि ये थी, इसको हम लोगों ने परफोरेटेड एनोड से कर दिया है। परफोरेटेड एनोड में कुछ नहीं हुआ, देखिएगा ये जितना था सिस्टम, पूरा सिस्टम यहाँ पर है, बस डिफरेंस इतना सा कर दिया गया है, यहाँ पर छोटी छोटी स्पेस दे दी गई, देखिए स्पेस है, ये स्पेस दे दिया गया, और स्पेस तक यहाँ पर हम लोगों ने एंड पे इसके फ्लोरेसेंट कोटिंग कर देंगे, जो कि जिंक सल्फाइड की करेंगे, जो कि फॉस्फोरेट मटेरियल है। फॉस्फोरेट मटेरियल मतलब वहां पर कुछ पड़ेगा तो चार्ज पार्टिकल पड़ेंगे, थोड़े से भी हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम्स या फिर कुछ भी पार्टिकल्स आएंगे तो वो लाइट शो करेगा, जो चमकेगा, ऐसा रहता है इनका, ठीक है। जिंक सल्फाइड का बन गया सेम, क्योंकि भी इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हाई वोल्टेज का सप्लाई कनेक्ट कर दिया गया, प्लस सेकंड मैंने बताया था प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होने के लिए तो यूज करके हम लोगों ने करा दिया। अब होता क्या, होता ये है, जब हाई वोल्टेज के आपने सप्लाई को प्रोवाइड करा, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव रिपल करेंगे तो यहाँ से मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा यहाँ से, हाई वोल्टेज लो प्रेशर है, ये मूवमेंट होगा ये, क्योंकि एनोड यहाँ पूरी थी, यहाँ पर एनोड में थोड़ा सा स्पेस है, तो एनोड इससे टकराएंगे, यहाँ से मूव करके जाएंगे, जब पार करेंगे, पार करने के बाद फॉस्फोरेट सीड या फ्लोरेसेंट कोटिंग पे जाके टकराएंगे, जहां जहां टकराएंगे वहां पर एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा। क्या होगा, ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा। जब ये ब्राइट स्पॉट डेवलप होगा, इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का रिपल करके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोई है, रे है, जो यहाँ जाके टकरा रही, तभी तो यहाँ पर भैया ब्राइट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं टकरा रहा तो क्यों डेवलप होते? तो हम लोग को ये समझ में आता है इससे कि कोई नेगेटिव चार्ज, कोई रे ऐसी है जो यहाँ टकरा रही है, जो कि एक एटम इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में पाई जा रही होती है। तो इससे हम लोग का ये पता चल रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ से हुई थी। ये फराडे ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। अब मैंने आपको फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप तो बता रहे थे ईट पर नाच, ईट थॉमसन ने करा हुआ था, जे थॉमसन बता रहे थे। तो हाँ, जे थॉमसन किया, तो उसके डिस्कवरी क्या बताते हैं कि कैसे उनका नाम आया। फराडे ने कैथोड रे का ये मतलब ट्यूब के बारे में डिस्कवरी कर रहा था, सारी बात कर रहा था, रिजल्ट जो आया था उससे फिर आगे डिस्कवरी में जे थॉमसन ने मेनली कंक्लूजन निकाला हुआ था, इसी से बात आती है। अब रिजल्ट्स क्या है इस पूरे समझते हैं, एक एक करके एक पॉइंट पढ़ते हैं, जिससे आपको पूरा रिवीजन नोट्स में मेंशन करते हैं। सबसे पहले कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। यहां से कैथोड रे जो होती है निकलती है, एनोड की तरफ मूव करती है, चाहे इससे रहेगी चाहे इससे रहेगी, मूव करती है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर। सेकंड इसमें बोला हुआ है दीस रे आर नॉट विजिबल, दिखती तो नहीं है, लेकिन उनके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लोरेसेंट के फॉस्फोरेंट शीट में, जब भी यहाँ पे ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे हिट करेंगे तो चार्ज ब्राइट स्पॉट दिखेगा, इसके वजह से हम लोग देख सकते हैं। तो विजिबल नहीं होती है, लेकिन उनके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लोरेसेंट के फॉस्फोरेंट शीट की, जो कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है इसकी कोटिंग में, विच ग्लो क्या करती है, ग्लो करती है जब भी कोई पार्टिकल में जाके हिट करता है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है, जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मतलब हाई वोल्टेज का बता देंगे नहीं होती है, तो कुछ नहीं, ये लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आती है, प्रेजेंस होती है, तो ये बिहेवियर जो होता है कैथोड का, वो सिमिलर हो जाता है जैसे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है, उसी के तरह सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आता है कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से कंसिस्ट करती है, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया है। मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड करी, तो जैसे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ना, वैसे ही चीज की हम लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रही होती है, सिमिलैरिटी दिख रही होती है। उन सिमिलैरिटी को देखते हुए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन इसके आगे बताते हैं जे थॉमसन ने कहाँ पर रोल प्ले किया होगा, वो बताएंगे अभी आगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, बताया कि जो कैथोड रे है ना, जो मूव कर रही होती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती मेनली,
आप सोच रहे हो कि मटेरियल किस इलेक्ट्रोड जो बना हुआ है ये या एनोड जिससे मटेरियल पर बना हुआ है, मेरी कैथोड की बात करते हैं, इस पर बना हुआ उससे डिपेंड करेगा नहीं। ये जो कैथोड रे है डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन क्या मटेरियल ऑफ कैथोड। मटेरियल ऑफ कैथोड पे डिपेंड नहीं करती और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, कौन सी गैस आपने यूज करी है उसका क्या नेचर है इस पे डिपेंड नहीं करती। ये पूरे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था। इसके अलावा आपसे अब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के अगले पार्ट में कवर करूंगा मास और रेशियो के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। चार्ज टू मास रेशियो को हम लोगों को जे थॉमसन ने दिया हुआ था। किन्होंने दिया हुआ था? जे थॉमसन। ये थॉमसन ये वही व्यक्ति है जिनके नाम पे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने करी है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन के नाम पे आती है। इसको मैंने ईट पर मैथ से आपको बताया हुआ था। ईट जहाँ पर टी आ रहा था वो जी थॉमसन में ये टी जो था इसलिए कही था थॉमसन का। अच्छा अब बात करते हैं कि इसके पहले जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बता रहे थे वो किसने दिया था? वो तो मैंने बताया फराडे ने दिया हुआ था। अब बात फिर ये पूछ रहा हूँ कि फराडे ने दिया हुआ था लेकिन गर्म क्यों आ रहा होता? तो फराडे ने एक्चुअली में वो एक्सपेरिमेंट करा हुआ था, लेकिन जो चार्ज टू मास रेशियो है इसकी मदद से पता चला था कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल सब पार्टिकल होता है जो हर एक एटम में प्रेजेंट होता है। इनकी डिस्कवरी में आपको सामने एक चार्ट दिखाते हैं। ये देखिए स्क्रीन में आपको चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में देख रहा होगा कि सबसे पहले ए, बी और सी 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स में सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है, तब जो डिस्चार्ज रे है वो मूव करके के एक पॉइंट पे टच कर रही है। फिर जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा करके केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है तो वो मूव करके सी पॉइंट पे टच कर रही होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की परपेंडिकुलर मूव करी जा रही है, लगाई जा रही है, तो वो बी पॉइंट पे जाके टच कर रहा होता है। इस पूरे कंक्लूजन से ये बात तो निकल के साफ आ रही होती है, और स्क्रीन पे इस बात से पूरी साफ निकल के आ रही होती है कि जो चार्ज टू मास रेशियो या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी रे का जो डिस्चार्ज होता है वो 3 चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। पहला हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता है। किस पर डिपेंड कर रहा होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर मैंने आप लोगों से मैग्नीट्यूड की बात करी है, चार्ज की नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है निगेटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी स्ट्रेंथ है, या फिर प्रोटॉन होगा, कल को और कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाएगी। तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा उस पर इफेक्ट होगा और डिफ्लेक्शन होना ज्यादा होगा। फिर सेकंड चीज डिपेंड करती है मास पे। किस पे डिपेंड करती है? मास पे। मास कितना है उस सब एटॉमिक पार्टिकल का जिसको वो कराया था, उस रे का मास कितना है, तो मास पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर थर्ड चीज डिपेंड कर रही है जिस पे वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना वोल्टेज अप्लाई करा जा रहा है, कितनी वोल्टेज अप्लाई करा जा रहा होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इन 3 फैक्टर्स पे ये चीज पे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो फिर इससे क्या निकल के आया है? इससे निकल के ये आ रहा होता है कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज को हम लोग E से डिनोट कर सकते हैं और मास रेशियो को हम लोग M से डिनोट कर सकते हैं। ये चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो मेन फैक्टर होता है सारी चीजों को मतलब बताने के लिए। अब चार्ज टू मास रेशियो को जब इन्होंने कैलकुलेट करा हुआ था तो उसकी वैल्यू आई हुई थी 1.75 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू आ गई। जब इतना आपको निकल के आ गया था, इस बात से एक चीज बहुत क्लैरिफाई हो गई थी कि जो चार्ज टू मास रेशियो है इनकी वैल्यूज कभी भी 2 चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जो कि मैंने पिछली बार आपको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था, उसमें बताया हुआ था कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? पहला, नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ गैस के अलावा मैंने बताया हुआ था आपको कि मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करती है कि कौन से मटेरियल से मिल करके वो बन रहा होता है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करती है। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड, कौन से कैथोड का, एनोड का, किस मटेरियल से बना हुआ उस पे, इस पे भी डिपेंड नहीं करती। इन दोनों चीज पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, फिर इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो को दिया हम लोगों ने जे थॉमसन ने, इसी वजह से इनके नाम पर आ गया। इसकी वजह से ये आपका E/M रेशियो आ गया। E/M रेशियो निकालना काफी इंपॉर्टेंट आ गया। इसकी वजह से काफी सारी और डिस्कवरीज भी हुई थी। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम मिलिकन आता है। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा बताया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसा बताया कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आता है।
कितना आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी को बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी दिखाने लगे। ये मिलिकन के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का उसको कैलकुलेट करके बता दिया। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, अभी आज मैंने आपको बताया हुआ था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आगे बढ़ाया गया। जब अभी के टाइम प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो 1.602 × 10⁻⁻19 की बात करी जाएगी, पहले 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की बात करी जाएगी। इसी को आज के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से भी जानते हैं आप लोग, और इसको बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड करा के 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम आज के डेट में डिस्कवरीज में और करेक्शन करते करते ये वैल्यूज आ चुकी है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जब आप मैंने पढ़ाया हुआ था आपको चार्ज टू मास रेशियो जो था वो कितना पढ़ाया गया था 1.7 × 10⁻11 आया था, 1.7 × 10⁻11 ये वैल्यूज आपको बताई हुई थी। तो इस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आपको E की वैल्यू तो आ गई, तो आपने E की वैल्यू पुट कर दी। M आपको निकालना हो तो निकाल ही सकते हैं आप। E/m में E की वैल्यू आपकी क्या है 1.602 × 10⁻⁻19 अपॉन m इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻11। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, m को इधर भेज देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करके आप निकालेंगे तो ये आता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कैलकुलेशन और चीजें।